मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लंबर पंचर। देखो बेटा, आप लोगों ने सुना होगा, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, लंबर पंचर का बेसिक मतलब क्या होता है। तो लंबर पंचर जहाँ पर हम लोग एक निडल है, निडल को सबआर्कनॉइड स्पेस के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं CSF को रिमूव करने के लिए, और वही प्रोसीजर क्या कहला रहा है, लंबर पंचर कहला रहा है। तो आपने यहाँ पर बताना है, प्रोफेशनल अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं ए प्रोसेस वेयर निडल आर इंट्रोड्यूस इनटू द सबआर्कनॉइड स्पेस दैट इज नोन एज लंबर पंचर, या ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोसीजर जहाँ पर निडल को सब एरक्नॉइड स्पेस में इंसर्ट करते हैं CSF को रिमूव करने के लिए, और इसी प्रोसीजर को लंबर पंचर कहा जाता है। अब देखो, बहुत बच्चों को पता तो है कि लंबर पंचर क्या है, लेकिन आपको पता है कि मुख्य रूप से ये जो प्रोसीजर है ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है बेटा? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। CSF को कलेक्ट करके उसकी जांच करते हैं। किसी प्रकार की पेशेंट को, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है, तो उस बीमारी के अंदर हम लोग पता करना चाहते हैं कि भाई CSF के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू में चेंजेस आ गया है। तो यही बेसिक आज हमारा टॉपिक है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उन्हें मैं पढ़ा दूं या उन्हें मैं बता दूं कि स्पेसिफाइड टॉपिक है, आपके हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इस यहाँ से पूछा जाता है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उन्हें बता दूं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, इससे पहले के जो टॉपिक हैं आप प्रॉपर पढ़ते जाएं। और आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे बेटा? डेफिनेशन। तो आपने यहाँ बताना है, सबसे पहले प्रोफेशनल डेफिनेशन लिख लें। ए प्रोसेस where needle are introduced to the subarachnoid space for विड्रॉल CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो देखो, ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये वो प्रोसीजर है जहाँ पर हम लोग एक निडल को इंट्रोड्यूस बोल दो, एडमिनिस्टर करते हैं, इंसर्शन करते हैं। कौन से एरिया में करते हैं बेटा? सब एरक्नॉइड स्पेस में इंसर्ट करते हैं। और सब एरक्नॉइड स्पेस में क्यों? जिससे कि हम CSF को क्या कर सके, विड्रॉल कर सके। अब देखो, ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पर्पस बिहाइंड लंबर पंचर। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से सुन लें कि जो लंबर पंचर कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य पर्पस क्या है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ बताना है, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं विड्रॉल CSF फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, या डायग्नोस्टिक पर्पस भी बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना भाई, सबसे पहले जो हमारा पर्पस है वो है डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब हम जांच करना चाहते हैं इसकी किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी के बारे में। दूसरा आपने यहाँ पर बताना है विड्रॉल CSF को विड्रॉल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है भाई, लंबर पंचर और लंबर पंचर कर रहे हैं, तो पर्पज़ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों में हाइड्रोसिफिलस वगैरह, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप और भी स्पेसिफाइड पॉइंट बोल सकते हैं। भाई बेसिक तो हमने कह दिया डायग्नोस्टिक पर्पज़ है और CSF को विड्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसमें स्पेसिफाइड बात करें कि मुख्य इंडिकेशंस कौन से हैं,
देखो प्रश्न एक तो यहाँ से पूछे जाते हैं भाई, इंडिकेशंस के अंतर्गत सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपने देनी है वो देनी है मेनिंजाइटिस को। किसको देनी है? मेनिंजाइटिस। भाई आपको पता है, इसको बोलते हैं दिमागी बुखार हो गया है, तो आपने यहाँ बताना कि सबसे पहले अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस रिलेटेड कंडीशन है तो उस व्यक्ति के अंदर उस कंडीशन में कौन सी जांच करवाएंगे हम लोग? CSF की जांच करवाते हैं। तो यहाँ बताएं कि मुख्य जो इंडिकेशन है, एक तो आप कह सकते हैं मेनिंजाइटिस। एग्जामिनर सीधा सीधा आपको बोल सकता है कि भाई व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट आर परफॉर्म फॉर असेस द एबनॉर्मलिटी व्हेन ए क्लाइंट हैव द मेनिंजाइटिस। अब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये MSN से पूछ रहा है फंडामेंटल। जनरली जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपने यहाँ बताना है भाई मेनिंजाइटिस के अंतर्गत इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा माइलियोग्राफी, क्या बोलना है भाई? माइलियोग्राफी आप कह सकते हैं। माइलियोग्राफी क्या चीज़ है? एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा कि भाई माइलियोग्राफी चीज़ क्या है। माइलियोग्राफी का मतलब है कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है आपके पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड का। भाई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई होती है आयोडीन, जिसको इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी पूरी की पूरी पिक्चर को हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो आपने बताना माइलियोग्राफी, और माइलियोग्राफी हम कह सकते हैं रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। भाई रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है और इसके अंदर हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं, उसका नाम है आयोडीन डाई। कौन सी डाई है वो? आयोडीन डाई। एक तो इसका नाम पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ, कह सकते हो केमिकल दैट आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द माइलियोग्राफी, कि माइलियोग्राफी जो है उसमें कौन सा केमिकल या डाई है जिसे इंजेक्ट करते हैं, तो आयोडीन डाई होती है। एक तो आप ध्यान दें। इसी प्रश्न को जब ऋषिकेश एम्स में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द प्रोसीजर वेयर ए डाई आर इंजेक्ट इनटू द सबएरेक्नॉइड स्पेस। भाई एक डाई को सबएरेक्नॉइड स्पेस में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और सबएरेक्नॉइड स्पेस में इंसर्ट कर रहे हैं, तो बताओ वो क्या कहलाता है? उसे ही हम लोग माइलियोग्राफी के नाम से भी बताएंगे। भाई डाई इंजेक्ट करके उसकी पिक्चर ले रहे हैं, वही माइलियोग्राफी है। तो यहाँ पर डाई कौन सी है? आयोडीन। ऐसी स्थिति में कई बार एग्जामिनर कहता है कि पेशेंट में किस प्रकार की, कह सकते हो, एलर्जी हो तो आयोडीन का यूज़ नहीं करेंगे। जो आपकी समुद्री फूड होते हैं ना, सेलफिश वगैरह, उनका हम लोग यूज़ नहीं करते। समुद्री भोजन जो भी हैं वो हम लोग जनरली, अगर किसी व्यक्ति को उनसे एलर्जी है तो हम लोग आयोडीन डाई का यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा आपने यहाँ पर बताना है नेक्स्ट इंडिकेशन की। अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं पोर्ट्स डिजीज़। इसका भी प्रश्न मुझे ध्यान है कि आप लोगों के एम्स MSc एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है। भाई कहीं पर भी आया हुआ हो, लेकिन अगर नर्सिंग कंपटीशन में आया हुआ है तो वो कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पोर्ट्स डिजीज़ क्या है? तो आपने बताना है ट्यूबरकुलोसिस है। ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूबरकुलोसिस को पोर्ट्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो देखिए ध्यान दें, मेनिंजाइटिस में आता ही है, माइलियोग्राफी पूछा जाता है, आयोडीन डाई पूछा जाता है, इसको प्रॉपर ध्यान दें। इसके अलावा पोर्ट्स डिजीज़ आपके एग्जाम में आया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस है। इन सब के जो डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ हैं, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हम लोग करेंगे उसके बारे में एग्ज़ाम में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे चल रहे हैं। इसके अलावा जो लंबर पंचर हम लोग कर रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन अगर ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है तो हम लोग जांच कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन है तो हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप बताएं
इसके अलावा एनसीफेलाइटिस आप बोल सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अगर कोई पॉइंट है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मेनिंजाइटिस, अब मेनिंजाइटिस चाहे वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो चाहे वायरल मेनिंजाइटिस हो, पोर्ट्स डिजीज़ में आप बता सकते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है माइलियोग्राफी जनरली आप कह सकते हो। इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना है कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो पर्पज़ के अंतर्गत आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। चलें साहब यहाँ तक बताएं। इसके अलावा नेक्स्ट आपने बताना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन को अंडरलाइन कर लेना भैया, इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अगर आप ध्यान दें तो इंक्रीज आईसीपी बोलना, इंक्रीज आईसीपी। भाई अगर किसी भी पेशेंट को आईसीपी बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम लोग लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग निडल इंसर्शन करते हैं तब भी आईसीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं और ऐसी स्थिति में पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। तो आप यहाँ बताइए, कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात आए तो आपने सीधा सीधा क्या बोलना है, आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करेंगे। अब यहाँ से एक बात बड़ी गंभीर हो चुकी है, लेकिन मान लीजिए हमें तो जांच करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई और तरीका है जिससे सीएसएफ को कलेक्ट कर सकते हैं? तो एक प्रश्न मैं आपसे लिख लेता हूं, एग्जामिनर कह सकता है व्हाट इज द प्रोसीजर आर परफॉर्म टू कलेक्ट द CSF when a client have increase ICP। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसको ICP बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा तरीका है जिसके द्वारा CSF को कलेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो वो वही लिखेगा जो आप सोच रहे हैं, जिसे आप बताओ लंबर पंचर। दूसरा वो आपको लिखेगा स्पाइनल टैप। तीसरा वो तरीका लिखेगा बोथ ए एंड बी। और चौथा वो आपको लिखेगा सिस्टर्नल पंचर। अब आधों को तो बात ही समझ में नहीं आई, आधे क्या करेंगे, या तो इसको आंसर कर देंगे, लेकिन ये तो गलत है। गलत क्यों है सुन ले, लंबर पंचर को ही स्पाइनल टैप भी बोलते हैं, तो ये तो दोनों का मतलब एक ही हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आपने बताना लंबर पंचर और स्पाइनल टैप दोनों एक ही हैं, और लंबर पंचर और स्पाइनल टैप अगर दोनों एक ही हैं तो ऐसी स्थिति में ये तो दोनों आंसर नहीं हो सकते। चलो फिर भी हो सकते हैं, तो आपने ये आंसर कर दिया, लेकिन आपको ये तो पता है कि लंबर पंचर और स्पाइनल टैप आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन इंक्रीज आईसीपी, और आईसीपी बढ़ा हुआ है तो फिर हम लोग इनको यूज ना करके वो एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं सिस्टर्नल पंचर। मतलब यहां पर आंसर आएगा सिस्टर्नल पंचर। सिस्टर्नल पंचर क्या है? ऑक्सीपिटल एरिया से डायरेक्ट निडल, बहुत टिपिकल प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर तो है ना, हम ये नहीं कह रहे यही परफॉर्म करो। हो सकता है पहले हम आईसीपी को कम करवाएं, दवाओं का यूज ले लें, पोजीशन दे लें, वो सब कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये सिस्टर्नल पंचर एक अल्टरनेटिव साइट है जो लंबर पंचर के अलावा भी उपयोग ली जा सकती है। कब? जब लंबर पंचर कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो। तो ऑक्सीपिटल से निडल इंसर्ट करके बहुत टिपिकल प्रोसीजर और सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं लंबर पंचर के बारे में।
लंबर पंचर हमने कहा कि हम लोग CSF को रिमूव करने के लिए लंबर पंचर करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस से लंबर पंचर करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग लंबर पंचर करते हैं। यहाँ तक आप बताएं। इसके साथ साथ आपने आगे बताना है नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जरूर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा हम लोग आकर के बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोसीजर, या आप कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। लंबर पंचर जो बेटा किया जा रहा है, इस लंबर पंचर प्रोसीजर की क्या बताओगे, कुछ स्टेप्स के बारे में बताओ। किसके बारे में बेटा, लंबर पंचर की कुछ स्टेप्स के बारे में बताओ। देखो सबसे पहले अगर लंबर पंचर की बात करें तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, इसको एक तो अंडरलाइन करें, बिफोर लंबर पंचर चेक दी शुगर लेवल ऑफ क्लाइंट। भाई लंबर पंचर से पहले क्या चेक करोगे, शुगर लेवल चेक करोगे, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा है दैट इज़ इंडिकेट फॉर द इन्फेक्शन। आज भी आप देख लो कि चाहे कोरोना हो या कोई भी चल रहा है तो वहाँ पर शुगर लेवल भी पेशेंट का बढ़ जाता है स्ट्रेस में, MI वगैरह होता है वहाँ भी पेशेंट को स्ट्रेस में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इनकेस पेशेंट को अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में पहले आप शुगर लेवल चेक करके उसकी जनरल कंडीशंस का पता कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि विच ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बिफोर स्टार्ट दी लंबर पंचर या बिफोर दी लंबर पंचर, कि लंबर पंचर से पहले ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि परफॉर्म करना है, तो सीधा सीधा ब्लड शुगर लेवल पेशेंट का क्या करोगे बेटा, चेक करोगे। जरूर ध्यान दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वही सारे के सारे पॉइंट है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, राइट पेशेंट है, सारे पॉइंट वही है। इसके अलावा नेक्स्ट आपने बताना है कि भाई प्रोसीजर हम परफॉर्म करें तो प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए यू शुड कलेक्ट दी आर्टिकल्स। कलेक्ट आर्टिकल, क्या कलेक्ट करोगे बेटा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो आप ले रहे हैं लंबर पंचर करने के लिए, उससे मुख्य आर्टिकल क्या है, तो आपको एक तो लंबर पंचर निडल चाहिए, हाँ साहब। इसके अलावा आपने यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है मैनोमीटर, जिससे कि हम लोग CSF प्रेशर को पता कर पाए। भाई ये पर्पज़ ही है, मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी, जैसे जैसे आते जा रहे हैं आपको पता चलता ही जाएगा। तो देखो ध्यान से सुने, आर्टिकल में एक तो सबसे पहले आपने चाहिएगा लंबर पंचर निडल। लंबर पंचर निडल जो पहले काम में लिया करते थे वो क्या आया करती थी, 16 गेज की आया करती थी। अब इस 16 गेज की निडल को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है बाय स्पाइनल निडल। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है, आज क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम लंबर पंचर करते हैं तो ये 16 गेज की बहुत थिक और मोटी इतनी बड़ी निडल आया करती थी 2.5 से 3 इंच वाली, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं कौन से निडल को, स्पाइनल निडल को यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, स्पाइनल निडल को यूज़ किया जा रहा है। और स्पाइनल निडल की साइज़ अगर आपसे पूछी जाए एडल्ट में 22 गेज साइज यूज़ करनी है, इन्फेंट 25 गेज साइज़ की आपने यूज़ करनी है। निडल की साइज़ इन्फेंट की पूछ ली जाती है तो आपने यहाँ पे बताना है भाई 22 से 25 गेज साइज़ की निडल हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सी, स्पाइनल निडल। भाई ये थोड़ी फाइन होती है, इसके द्वारा पेशेंट को ट्रॉमा या इंजरी होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए जो आज क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ आ रही है लंबर पंचर के लिए वो स्पाइनल निडल यूज़ आ रही है।
स्पाइनल निडिल 22 से 25, जिसमें 22 जो यूज़ आ रही है वो एडल्ट के लिए यूज आ रही है, 25 जो है वो इन्फेंट एज ग्रुप में यूज़ करते हैं। चलो जी, आपने लंबर पंचर निडिल ले ली है। दूसरा आपने यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है 3 सैंपल कलेक्शन वायल। सैंपल कलेक्शन वायल लेंगे, कितनी संख्या में लेंगे? 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं साइटोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल और सीरम रिलेटेड एग्जामिनेशंस के लिए। या मैं आपको बता दूं कि जब स्पेसिफाइड जांचें करते हैं ना, तो जितनी जांचें हों उनके लिए, सबके लिए सैंपल वायल अलग अलग ही यूज़ की जाती है। लेकिन फिर भी आपको पता हो कि 3 वायल यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो आप कह सकते हैं साइटोलॉजिकल एंड हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के लिए एक तो यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपने बताना है सीरम रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, और तीसरी जो है वो एक एक्स्ट्रा में हमारे पास होनी भी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर मान लीजिए एग्जामिनर ऐसी चीज़ें पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो बोले तो आप कह सकते हैं बैक्टीरियल और वायरल एग्जामिनेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, सैंपल कलेक्शन वाइल की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है? 3। मैं बता दूं कि जो पैथोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह बन रहे हैं, उनको बताई जा रही है कि 5 सैंपल कलेक्शन वाइल लेते हैं। इसका मतलब जहाँ कहीं 3 लिख रही है, कहीं 5 लिख रही है, तो वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक क्या है? ये पॉइंट, मतलब कि साइटोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल, सीरम और एक्स्ट्रा जांचों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम आर्टिकल्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल कलेक्शन में हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने यहाँ बताना है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्यों? तो आप कह सकते हैं टू चेक CSF प्रेशर। CSF प्रेशर को चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आर्टिकल लेना है, और वो कौन सा है बेटा? मैनोमीटर आपने बताना है। मान लो एग्जामिनर आपको पूछ ले कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिकल दैट इज़ यूज फॉर चेक द CSF प्रेशर। CSF प्रेशर को चेक करने के लिए कौन से आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा बोलना है? मैनोमीटर। चलो साहब यहाँ तक बताओ। इसके अलावा आपने यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है वही बीटाडिन फॉर डिसइंफेक्शन, टू दी साइट। साइट को डिसइंफेक्शन करने के लिए बीटाडिन चाहिएगा, वही 7.5% यूज़ कर सकते हैं। चलें साहब यहाँ तक बताएं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल्स जो कि कह सकते हैं कि लंबर पंचर में हमें ज़रूरत पड़ती है। मुख्य रूप से निडल की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आपने ज़रूरत पड़ती है मैनोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, आपने साइट को डिसइंफेक्शन या क्लीन करने के लिए बीटाडिन की ज़रूरत पड़ती है, सैंपल कलेक्शन वाइल्स की आपने ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर निडिल आप लगाएंगे, उसके बाद में वो कैनुला वगैरह लगा देते हैं। एडेप्टर एक 3 वे, जिसमें एक साइड मैनोमीटर जोड़ेंगे और एक साइड से सैंपल ले लेंगे, तो 3 वे एडेप्टर बोल सकते हो। 3 वे एडेप्टर, क्या बताना है भाई? 3 वे एडेप्टर की आपने ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो ध्यान से सुने, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल्स जो कि लंबर पंचर के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है। चलो साहब, ये जनरल आर्टिकल्स हैं, कोई ऐसा विशेष पॉइंट है नहीं। मुख्य रूप से जो पता हो, एक तो मैनोमीटर के बारे में पता हो, और एक आपको निडिल जो है ना, स्पाइनल निडिल, उसकी साइज़ के बारे में पता होना चाहिए। चलें साहब आगे नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे पोजीशन ऑफ पेशेंट।
भाई हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसीजर में आर्टिकल्स कलेक्ट कर लें। आर्टिकल के बाद पेशेंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है और पोजीशन से 100% आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी पोजीशन? बहुत लोग बोल रहे होंगे सी शेप पोजीशन। अरे भैया ध्यान से सुनना, पोजीशन का नाम तो है फीटल एटीट्यूड। जहां आप देखते हो ना फीटल, बच्चा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, सिर अंदर, हाथों को ऐसे मोड़ करके और घुटने अंदर करके पड़ा रहता है, तो यही फीटल एटीट्यूड कहलाती है। फीटल एटीट्यूड नहीं तो आप सी शेप बोल सकते हैं। आपने बताना है कि पेशेंट इन सी शेप। तो सी शेप पूछी जाए तो ये बताओ, नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? फीटल एटीट्यूड। फीटल एटीट्यूड नहीं तो आप सी शेप भी बोल सकते हो। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन प्रोवाइडेड बाय द नर्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ लंबर पंचर, कि लंबर पंचर प्रोसीजर में नर्स मरीज को कौन सी पोजीशन देगी, तो फीटल एटीट्यूड बोलना है। फीटल एटीट्यूड नहीं तो सी शेप बोलना है। ये भी नहीं तो आप चीज को समझ लें, आपने यहां बताना है लेटरल पोजीशन। लैटरल बोलना है वेयर नी एंड हेड फ्लेक्स्ड इनसाइड। अरे भाई सी शेप बनी कि नहीं बनी, ये लिखने का तरीका एग्जामिनर का निराला है मेरे बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। भाई आपने लेटरल बोला, अब लेटरल में वो लेफ्ट भी बोल सकता है, राइट भी बोल सकता है, लेकिन हेड और दोनों हाथ अंदर की तरफ और घुटने अंदर की तरफ फ्लेक्स होंगे। सबसे बड़ा फायदा, चाहे फीटल एटीट्यूड, चाहे सी शेप, चाहे इसको, भाई ये जो भी पोजीशन आपने दी है, इन सभी पोजीशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? भाई आपको ये तो पता हो कि हमने जो पोजीशन दी है ना, उस पोजीशन का एडवांटेज क्या है। देखो बेटा, अगर सिंपल एग्जामिनर है, साधारण प्रश्न पूछ रहा है, तो वो सिर्फ आपका सी शेप से काम चला देगा। थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ रहा है तो इस तरीके से काम चला देगा, और बिल्कुल ही आड़ू तरीके से पूछ रहा है तो ये बोलेगा आपको। और कुछ बिल्कुल ही अलग है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज नर्स शुड प्रोवाइड दी सी शेप पोजीशन ड्यूरिंग दी लंबर पंचर, कि लंबर पंचर के दौरान सी शेप जो पोजीशन देते हैं उसका फायदा क्या है? तो आपने बताना इंक्रीज दी वर्टिब्रल स्पेस। भाई आप ये कह सकते हैं इंक्रीज दी वर्टिब्रल स्पेस, और वर्टिब्रल स्पेस इंक्रीज होगा तो स्पाइनल इंजरी के चांसेस क्या होंगे? कम से कम होंगे। याद कर लो मेरी बात, मैंने आपको कहा था कि जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करो, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने में जो भी पोजीशन दें या जो भी हम काम करें, उस काम का कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, या ऐसा काम करें जिसके द्वारा पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाया या फर्दर इंजरी से बचाया जा सकता है। तो ये आप बताएं, प्रॉपर पोजीशन दे रहे हैं, जैसे जैसे मैंने आपको पोजीशंस बताई हैं वैसे ध्यान दें। पोजीशन देने का फ़ायदा बता दें, स्पेस बढ़ेगा, स्पाइनल इंजरी की रिस्क कम हो जाएगी। चलो साहब, आपने पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे दी है। नेक्स्ट आपका मोस्ट फेवरेट प्रश्न आने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ते हैं, सिर्फ एक प्रश्न उनकी जबान पर होता है, L3, L4, L4, L5, और फिर कंफ्यूज से नज़र आते हैं, क्योंकि हर बुक के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत लिखा ही हुआ है। वो कैसे है तो आप ध्यान दें, आपने बताना है साइट सिलेक्शन। भाई आप ध्यान दें, आप लंबर पंचर कर रहे हैं, प्रॉपर आर्टिकल्स आपने ले लिए हैं, प्रॉपर पोजीशन आपने बना ली है। पोजीशन बनाने के बाद में नेक्स्ट मुद्दा आता है साइट सिलेक्शन।
साइट सिलेक्शन में पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूं, सुन लें। साइट सिलेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले आप लिखिएगा एडल्ट, और एडल्ट में लिखें L3 और L4। देखो ध्यान से सुनना, L3 और L4 जो एरिया है वहां पर, अब ये आप बता दें। दूसरा आपने यहां बताना है चाइल्ड बोल दो, इन्फेंट बोल दो, यहां पर आप बताओगे L4 L5, यहां तक भी आ गई बात। अब मेरी बात को सुनना कि जो एडल्ट एज ग्रुप है उसमें तो L3 L4 को आप क्या बोलोगे, मोस्ट कॉमन साइट इन एडल्ट। ध्यान से सुनते जाओ, अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट दैट इज यूज्ड फॉर द लंबर पंचर इन एडल्ट, तब तो क्या बोलोगे 3 और 4। कारण बता देता हूं कैसे, क्योंकि एडल्ट में L1 तक तो क्या आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है बेटा। ध्यान से सुनना, एडल्ट में L1 तक तो क्या आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। उसके बाद चॉइस ही चॉइस है ना, L2 L3 L4 L5 कहीं से भी ले सकते हैं। जब चॉइस होती है तो हम कहते हैं L4 भी छोड़ दे और L2 भी छोड़ दे, एक इधर और एक इधर छोड़ दे। भाई आप ध्यान दो, L1 L2 L3 L4 L5 चॉइस है। L1 तक तो क्या आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड, यहां तो ले ही नहीं सकते, सुनना, यहां तो ले ही नहीं सकते। L2 L3 छोड़ दी, कोई नहीं, रिस्क आ सकती है। L4 L5 छोड़ दी तो बीच की एक साइट ले ली, कौन सी, L3 और L4। किस में ले ली हमने, चॉइस, तो अच्छी चॉइस ही लेंगे ना जब बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो। चलो, इन्फेंट एज ग्रुप और चाइल्ड एज ग्रुप की बात करें, सुनते जाओ। इन्फेंट एज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्फेंट एज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने यहां पर बताना है L3 तक तो क्या आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। सुनते जाओ, L3 तक क्या आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। चॉइस ही नहीं है, मजबूरी है कि हमें कौन सा लेना पड़ेगा, L4 और L5। बात समझ में आ रही है, मतलब इन्फेंट और चाइल्ड में तो L3 तो ले ही नहीं सकते, 2 L1 भी नहीं ले सकते क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, चॉइस ही नहीं है। भाई आपका मान लो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा एग्जाम में और आपको गलती से मौका मिल जाए कि मेरा एक बार कहीं भी हो जाए, तो क्या उस नौकरी को छोड़ोगे, क्या नहीं छोड़ोगे ना। वैसे ही अगर हमें कोई चॉइस नहीं मिल रही है तो हम L4 L5 को नहीं छोड़ने वाले हैं। यहां पर फिर आपने बोलना है L4 L5 किसके लिए है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड। बच्चों में और इन्फेंट में अगर मोस्ट कॉमन पूछी जा रही है तो L4 और L5, क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है। अब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं एक प्रश्न इधर से लिख देता हूं, व्हाट इज द साइट आर यूज्ड फॉर लंबर पंचर। अब वो आपको यहां पर कह रहे हैं L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5 S1। इतनी देर में तो आंसर दे दिया होगा L3 L4। मैं जानता हूं ना यार, तुम्हारी इतनी ही पहुंच है, इतनी रामायण गाई, सब खड्डे में। सुन लो वापस, अरे भाई जो एडल्ट में भी यूज कर सकें,
और इन्फेंट में भी यूज कर सकें, दैट इज द कॉमन। मतलब बच्चों में भी यूज आ रही है और एडल्ट में भी यूज आ रही है, कौन सी है? क्या L3 L4 बच्चों में यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। लेकिन क्या L4 और L5 एडल्ट में यूज कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। तो बच्चों में भी L4 L5 यूज कर सकते हैं और एडल्ट में भी L4 और L5 यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कौन सी हुई? L4 और L5। अंतर समझ लो, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब यहां कहोगे सर मोस्ट कॉमन तो पूछा ही नहीं। अरे जब कुछ नहीं पूछा तो मोस्ट कॉमन ही तो बताएगा भाई। वो कह रहा है कि कौन सी साइड यूज आती है, तो वही साइड यूज आती है जो कॉमन है। और कॉमन कौन सी? L4 और L5 आप बता सकते हैं। तो यहां तक ध्यान दें, अगर एग्जामिनर ने यहां प्रश्न पूछा होता यूज व्हाट इज द साइट आर यूज फॉर लंबर पंचर इन एडल्ट, एडल्ट के नाम से अगर आ जाता तब आप L3 L4 बोलते। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां तक आप बता सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड प्रश्न। इस पर ही इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये फर्दर आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो साहब यहां तक बता सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है तो सुन लें। अब एग्जामिनर ने यहां पर अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द साइट आर यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए अगर साइट आ रही है तो फिर 4 5 नहीं बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? L3 और कितने प्रश्न बता रहा हूं यार, 5 प्रश्न तो मैंने इसी पॉइंट पर आपको बता दिए। स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से आए तो 3/4 है, लंबर पंचर के नाम से आए तो 4 और 5 है, एडल्ट के नाम से आए तो 3 और 4 है, इन्फेंट के नाम से आए तो 4 और 5 है। ये लो प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो साहब यहां तक आपने बता दिया। ये हम बात कर रहे हैं साइट दैट इज यूज फॉर दी लंबर पंचर, कि लंबर पंचर के लिए हम लोग बात करेंगे क्या बेटा? लंबर पंचर, और लंबर पंचर के लिए कौन सी साइट का चुनाव करते हैं? तो आप इस साइट का चुनाव कर सकते हैं। अरे यार गिर गया। चलो जी यहां तक बताओ। नेक्स्ट एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम की है, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद किसी एग्ज़ाम में आ भी चुका है। जिन बच्चों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उन बच्चों के शायद कॉपी में नोट्स में लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। कई बार एग्ज़ामिनर ये पूछ लेता है, जैसे हमने कहा L4 और L5, ये बीच में एक लाइन होती है बेटा, ध्यान से सुनना। L4 और L5 एग्जामिनर कहता है कि ये जो डिवाइड करने वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, जो L4 और L5 को डिवाइड कर रहा है। या एग्जामिनर ये भी कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड या विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन बिटवीन द L4 और L5। L4 और L5 के बीच में जो ये लाइन है ये क्या कहलाती है? तो आपने यहाँ बताना है, टफर लाइन बोलते हैं। इसी को इंटर क्रिस्टल लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ध्यान से सुन लेना, अगर एग्जामिनर बोलता है कि व्हाट इज द टफर लाइन, तो आप कह सकते हैं इट विल डिवाइडेड बिटवीन द L4 एंड L5। L4 L5 को दो भागों में बांटने वाली लाइन, जिसके अंदर आप लोग निडल डालते हैं, सबएरेक्नॉइड स्पेस है, और वहीं पर आपका CSF होता है और हम लोग इसको निकालते हैं। तो कौन सी लाइन कहला रही है? टफर लाइन। लिख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो साहब, साइड सिलेक्शन आपने कर लिया है। तो देखो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? लंबर पंचर के बारे में बातें कर रहे हैं। लंबर पंचर
साइड सिलेक्शन आपने कर लिया है, लंबर पंचर पोजीशन आपने दे दी है। अब आगे आप क्या करने वाले हैं तो ध्यान से सुन लें भाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है, साइट वगैरह को प्रॉपर क्लीन कर दें। बात समझ लीजिएगा, साइट को प्रॉपर आपने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद निडल को क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्लीन टू दी साइट, देन insert needle in sub arachnoid space। भाई आपने साइट को प्रॉपर क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद में निडल को कहाँ इंसर्ट किया आपने, सब एराक्नॉइड स्पेस में इंसर्ट किया। सब एराक्नॉइड स्पेस में इंसर्ट करते ही वहाँ से हल्का हल्का बूंद बूंद सा रिसाव जो कि CSF का आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है। वो 3-वे अडेप्टर लिया था आर्टिकल्स में, कनेक्ट 3-वे एडेप्टर। 3-वे का मतलब जिसमें 3 रास्ते हैं, 3-वे एडेप्टर आपने कनेक्ट कर दिया है। 3-वे एडेप्टर कनेक्ट करने के साथ में अब आप क्या करोगे भाई, आपने पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे दी है, आपने प्रॉपर साइड सिलेक्शन आपने कर लिया है। नेक्स्ट आपने साइड को प्रॉपर क्लीन कर दिया है, क्लीन वही सेम डायरेक्शन है, सेंट्रल टू पेरिफेरल आपने बताना है। नेक्स्ट आपने यहाँ बताना है कि साइड को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद निडल को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद उसमें बूंद बूंद करके फ्लूइड जो कि CSF आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने उसके ऊपर 3-वे एडेप्टर लगा देना है। एडेप्टर लगा दिया, जहाँ पर आप बताएं कलेक्ट करेंगे सैंपल एक साइड से, कलेक्ट सैंपल फ्रॉम ए साइट या फ्रॉम ए साइड एंड कनेक्ट मैनोमीटर ऑन अदर साइड। भाई 3-वे कैनुला है ना, 3 रास्ते होते हैं भाई। रास्ते में आपने एक सीधा लगा दिया उससे निडल के पीछे वाले हिस्से से, उसके एक साइड वाला जो एरिया है वो तो बंद है, एक साइड से सैंपल ले लिया और एक हिस्से पर आपने क्या जोड़ दिया है, मैनोमीटर जोड़ दिया है। ध्यान से सुनना कि आपने एक हिस्से पर क्या जोड़ दिया है बेटा, मैनोमीटर जोड़ दिया है। मैनोमीटर आपने जोड़ दिया, इसमें क्या होगा, CSF का जो प्रेशर आप देखोगे वो इसी प्रोसीजर में देखोगे। आपने क्या करना है कि स्लो इंक्रीज मर्करी इन मैनोमीटर, धीरे धीरे मर्करी मैनोमीटर में चढ़ेगा। where mercury constant, that is known as CSF प्रेशर। सुन लो जी, हमने प्रॉपर कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन करने के साथ में आपने देखा कि मैनोमीटर जो है उसमें धीरे धीरे मरकरी का चढ़ना शुरू होगा। मरकरी एक बिंदु पर जाकर के रुक जाएगा और जिस बिंदु पर जाकर के वो मरकरी रुक जाएगा वही CSF प्रेशर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि स्लो इंक्रीज होगा मरकरी, किस में होगा, मैनोमीटर में। और जहाँ पर मरकरी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब स्थिर हो जाएगा, उसी जगह को हम लोग CSF प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये CSF प्रेशर जनरली अगर हम बोलें तो होता कितना है, तो आपने यहाँ पर बताना है कि ये जो प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रेशर आपका 60 से 180 mm ऑफ H2। ये आप ध्यान दे सकते हैं भाई प्रेशर, या आप यहाँ कह सकते हैं 5 से लेकर 15 mm ऑफ Hg।
भाई आप ध्यान देना कि ये Hg की जितनी वैल्यू है ना उससे 12 टाइम्स वैल्यू किसकी होगी, mm ऑफ H2O में होगी। तो 5 का 12 गुना 60, 15 का 12 गुना 180। ये भी एग्जाम में आ सकती है, ये भी, जैसे ये आई हुई है आपके एग्जाम में और ये भी आई हुई है। तो इनको प्रॉपर ध्यान दें कि भाई जो आपकी प्रॉपर वैल्यू है CSF प्रेशर, अब सीधा सा ही पूछ लेगा एग्जामिनर, इसमें कोई घुमाने फिराने का पॉइंट नहीं है कि व्हाट इज द नॉर्मल CSF प्रेशर। CSF का नॉर्मल प्रेशर क्या है, तो 5 से 15 mm ऑफ Hg बता दें, या S2 में पूछे तो ये आप बता दें। तो यहाँ तक आप बताएं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 2 प्रश्न लिखता हूं यहां पर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स व्हेन CSF प्रेशर इज बिलो नॉर्मल। कि मान लीजिए CSF प्रेशर नॉर्मल से कम आ रहा है, तो बताइए पेशेंट को क्या समस्या हो सकती है। तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए कि या तो पेशेंट को कंडीशन हो सकती है शॉक, या पेशेंट को हो सकता है डिहाइड्रेशन। क्या बताना है, तो जनरली प्रायोरिटी किसको दोगे, डिहाइड्रेशन को देना। किसको देना, मतलब CSF प्रेशर कम आ रहा है तो डिहाइड्रेशन उसका एक कारण बन सकता है, शॉक की कंडीशन एक इसका कारण बन सकती है। तो एग्जामिनर तो यहां से भी प्रश्न निकाल सकता है। और एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स व्हेन द CSF प्रेशर इज बिलो, ना बोल करके अबोव नॉर्मल। नॉर्मल से भी अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, सीधा सीधा आपने बोलना है, या तो आप बोल दो हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन नहीं तो आप कह सकते हैं हाइपरवोलेमिया। बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्रश्न ऐसे ही बनने हैं। देख लो, गिनो, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, ये लो, हर लाइन में से ही क्वेश्चन है, हर लाइन में से ही प्रश्न बन रहा है। वो प्रश्न बनाना और एग्जाम में सॉल्व करना, मैं कहता हूं जितना कराया जा रहा है अगर आपने उतना सॉल्व भी कर लिया तो भारत में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक दे। तो यहाँ तक आप बता सकते हैं, स्पेसिफाइड हम लोग बात कर रहे हैं। चलो साहब, अब हमने कहा कि ठीक है नॉर्मल है, ज़्यादा है, कम है, जो भी है, सैंपल तो आपने कलेक्ट कर ही लिया है। सैंपल कलेक्ट कर लें, सैंपल कलेक्ट करने के बाद साइट की ड्रेसिंग वगैरह कर दें, और साइट की ड्रेसिंग करने के बाद में मरीज को वापस से पोजीशन देनी है। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद में साइट की ड्रेसिंग कर दें टिंचर बेंजोइन के माध्यम से, और इसके बाद वापस से पोजीशन पे आ जाओ। पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर आपने यहां बताना है फ्लैट या सुपाइन पोजीशन विदाउट पिलो अंडर हेड। तो देखो यहां तक आप बताएं, ये हम लोग बोल पा रहे हैं, तो देखो यहां तक तो आप बता सकते हैं। और फिर अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपसे डिस्कशन करूंगा।